आज का जो सेशन है वो आपका एनिशिएंट हिस्ट्री का हर्षवर्धन, जो गुप्तोत्तर काल है, गुप्त काल के बाद का जो समय है और मध्यकालीन इतिहास के शुरुआत होने से पहले का जो समय है उसके बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और आपने देखा होगा कि 11-12 में बहुत सारे क्वेश्चन हर्षवर्धन चैप्टर से पूछे गए थे, और विशेष करके जो लोग 11-12 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं बोलूँगा कि आप एनिशिएंट हिस्ट्री, एनिशिएंट में भी जो लास्ट और मिडेवल का जो स्टार्टिंग है, ख़ास करके विजयनगर साम्राज्य, हम्पी साम्राज्य, जो दक्षिण भारत का इतिहास है वो सब पर विशेष फोकस कीजिएगा। भक्ति आंदोलन हो गया, ये सब आपके कॉन्टेंट में पड़े हुए वीडियो हैं, तो वो सब पे आप विशेष जोर दीजिएगा। क्योंकि आप देखिएगा जो टॉपिक जनरली नहीं पूछे जाते हैं वो आपके 11-12 में पूछे गए थे, और उम्मीद कीजिए कि फिर वहीं से क्वेश्चन उठाया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दक्षिण भारतीय इतिहास को अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। भक्ति आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, ये सब को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए, अभी हम लोग सबसे पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे, जिससे कि ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, कहीं आपको कोई दिक्कत आपके एग्जाम में नहीं हो। ठीक है, क्या लिखा हुआ दिख रहा है? अच्छे से स्क्रीन का जो लिखा हुआ दिख रहा होगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हर्षवर्धन और उसका साम्राज्य। ठीक है, तो आपको पता होगा 7वीं सदी का काल है हर्षवर्धन का काल। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि हर्षवर्धन का काल केमी सदी का है। तो चूँकि 606 के बाद का काल है हर्षवर्धन का समय, तो इसीलिए हम लोग इसको 7वीं सदी बोलेंगे। जो वर्धन वंश है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, शुरुआत से लेके अंत तक पढ़ेंगे। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वो सारे क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। टॉपिक है हर्ष और उसका साम्राज्य, और कह सकते हैं ये अंतिम हिंदू शासक के रूप में भी जाना जाता है। और इसके बाद जो है भारत का जो प्राचीन इतिहास है वो समाप्त हो जाता है। यानी एनिशिएंट का अंतिम टॉपिक हम लोग हर्षवर्धन ही पढ़ते हैं। यानी 7वीं सदी आते आते सामंत युग आ जाता है, और एक अंधकारमय युग की ओर हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद जो है यह पूरा भारत का जो शासन व्यवस्था है वो अंधकारमय हो जाता है। चूँकि उसके बाद उसके बारे में जानकारी उतनी अच्छे से इतिहासकारों को नहीं मिली है। ठीक है, तो अंतिम हिंदू शासक के रूप में हम लोग हर्षवर्धन को जानते हैं। अब देखिए, ये सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वर्धन वंश की शुरुआत किसने किया था। तो वो आपका लिखा हुआ है पुष्यभूति वंश। ठीक है, पुष्यभूति वंश के तहत ही आप लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। कौन था? तो याद रखिएगा, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है? तो वो स्वयं है। ठीक है, तो इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसी के नाम पर यह पुष्यभूति वंश के नाम से विख्यात हुआ। पुष्यभूति जो था वो गुप्त जो साम्राज्य था उसके क्या हुआ करते थे? सेना हुआ करते थे, सेना में मंत्री हुआ करते थे। और आगे चल करके इसने क्या किया, जब गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ तो इसने सत्ता को हथिया ली। पुष्यभूति ने गुप्त राजाओं की दुर्बलता, जो गुप्त राजा हुए, गुप्त शासक हुए उत्तर गुप्तोत्तर काल में, यानी उत्तर गुप्त काल में, या गुप्त उत्तर काल। उत्तर काल यहाँ पे अर्थ है कि गुप्त का लास्ट वाला पीरियड। ठीक है, दुर्बलता का लाभ उठाकर जो पूर्वी पंजाब है, जिसको कि अभी वर्तमान में हम लोग हरियाणा कहते हैं, उसी का जगह रहता है थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा में अपनी सत्ता स्थापित कर लिया, और थानेश्वर, जो थानेश्वर या थानेसर जगह है, उसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश की शुरुआत होती है। ठीक है, और इसी का आगे चल करके जो पुष्यभूति वंश के ही अंतर्गत हम लोग हर्षवर्धन भी पढ़ते हैं। यानी हर्षवर्धन की शुरुआत जो है पुष्यभूति वर्धन या पुष्यभूति वंश के माध्यम से ही हो जाती है। ठीक है, चलिए, थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश है उसका ट्री स्ट्रक्चर है, ये मतलब उसका कालक्रम है। उसके आगे के जो भी शासक हुए, थानेश्वर के सबसे पहले पुष्यभूति वंश आता है, उसका पुत्र नरवर्धन है, उसके बाद राजवर्धन आता है, आदित्यवर्धन है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन
जो है यहाँ पे आकर के आपका जो है वर्धन जो वंश है वो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है प्रभाकर वर्धन के समय में। ठीक है, उसके बाद इसके 2 पुत्र और 1 पुत्री होते हैं। राजवर्धन इसके पुत्र का नाम है और हर्षवर्धन, हर्षवर्धन छोटा भाई है, राजवर्धन बड़ा भाई है। और एक बेटी का नाम रहता है राजश्री, जिसका कि विवाह मौखरी के शासक जो है ग्रहवर्मन नाम रहता है उससे किया जाता है। तो मौखरी कहाँ पड़ता है? तो गया में पड़ता है। तो ये सब भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राजश्री का विवाह मौखरी रानी है यानी मौखरी के शासक से होता है। आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो यानी जो आपका प्रभाकर वर्धन है उसके 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री है, याद रखिएगा। राजवर्धन बड़ा भाई है और छोटा भाई उसका हर्षवर्धन है और राजश्री मौखरी की रानी बनती है यानी विवाह होता है मौखरी के शासक से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसके बारे में कहानी पढ़ेंगे। कहानी क्या है कि प्रभाकर वर्धन जो है पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक में से है। ठीक है, वर्धन वंश का शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक अगर देखा जाए तो प्रभाकर वर्धन के समय में ही हुआ, जो कि हर्षवर्धन और राजवर्धन का कौन है? तो पिता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। प्रभाकर वर्धन, कई बार पूछेगा कि वर्धन वंश के संस्थापक, तो लोग प्रभाकर वर्धन मार के आ जाते हैं। देखिए ये पिता जरूर है हर्षवर्धन का और राजवर्धन का, लेकिन इस वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन नहीं है, पुष्यभूति वंश ही चल रहा है। ठीक है, उसे हून या हरिण केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा आपको कि हरिण केसरी किसको कहा गया है, किस वर्धन शासक को या किस शासक को जो है हुन हरिण केसरी कहा गया है, या सिंधुराज कहा गया है, या गुर्जर प्रजागर कहा गया है, या क्या है गंधारीधीप गंध, ठीक है, द्वीपकूट हस्ती ज्वरो कहा गया है। तो इतना नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता हुन हरिण केसरी किसको कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब सारे नाम जो है प्रभाकर वर्धन का ही है। आखिर क्यों इसको हून हरिण केसरी? तो हून एक जो है कह सकते हैं कि बर्बर जाति की लोग थे जो कि आक्रमण करते रहते थे भारत पे, और हून रूपी हरिण के लिए सिंह के समान था, यानी हून जाति को हिरण के समान तुलना किया गया है और प्रभाकर वर्धन को सिंह बताया गया है। तो यानी इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? हुन हरिण केसरी। ठीक है, तो सिंधुराज के लिए ज्वर के समान है, ज्वार भाटा के समान। गुर्जर प्रजा, गुर्जरों की नींद हराम करने वाला है। गंधारिधि पंग गंध द्वीपकूट हस्ती ज्वरो, गांधार के राजा रूपी सुगंधी राज के लिए महान हस्त ज्वर तथा घातक महामारी के समान है। मतलब इसके कई नाम दिया गया है। लाट पाट वपाट चारो, चंचलता को नष्ट करने वाला है। एवं मालवल लक्ष्मी लता परशु, मालवा की लक्ष्मी रूपी लता के कुल्हारी के समान बताया गया है। यानी इतने सारी उपाधियां किसको दी गई है? तो प्रभाकर वर्धन को दी गई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा हुन हरिण केसरी, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रभाकर जो वर्धन है उसने मौखरियों से विवाह संबंध स्थापित किया। देखिए विवाह संबंध में कई लोग समझते हैं कि स्वयं विवाह करना, ऐसी बात नहीं है। विवाह संबंध की नीति का मतलब होता है अपने परिवार के किसी सदस्य का, बेटा का, बेटी का, उसके घर में संबंध बना लेना जिससे कि आगे चल करके वो अटैक नहीं करे। पहले के शासक जैसे आप देखिएगा बिंबिसार ने 500 शादियां की, ठीक है, और विवाह संबंध की नीति अपनाया। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे कि जो आसपास लगता है कि वो शासक उसके खिलाफ जा सकता है या अटैक कर सकता है तो उसके घर में अपना रिश्तेदारी कर लिया, तो जिससे कि वो रिश्तेदार हो गया तो अटैक नहीं करेगा। तो ये सब राजा लोग करते थे। तो अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने मौखरियों से वैवाहिक संबंध अपनाया और अपनी बेटी जो राजश्री है उसका विवाह मौखरी के शासक से किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मौखरी गया बिहार में ही पड़ता है, याद रखना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा कि मौखरी वंश क्या है। मौखरी वंश के बारे में हो सकता है पूछ दे। ठीक है, तो मौखरी मूलतः गया बिहार के निवासी थे। ये गुप्त शासकों के समय में सामंत थे। देखिए सामंती व्यवस्था गुप्त काल के बाद ही स्टार्ट हो चुकी थी, यानी गुप्त के गुप्तोत्तर या गुप्तोत्तर काल तक ये व्यवस्था जो है कह सकते हैं आ चुकी थी। सामंती व्यवस्था जो कि भूमि पे आधारित एक व्यवस्था होती है जिसमें एक जमींदार वर्ग होता है जो कि आसपास शासन करता है छोटे छोटे क्षेत्रों में।
मोखरी वंश के संस्थापक हरिवर्मा, अगर पूछेगा मोखरी वंश का संस्थापक कौन था तो याद रखिएगा हरिवर्मा 510 ईस्वी में किया था, जिसने कन्नौज में एक राज स्थापित किया था। अब कहिए कन्नौज कहाँ पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है कन्नौज? उत्तर प्रदेश। थानेसर कहाँ पड़ता है तो याद रखिएगा हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। मोखरियों के इतिहास के विषय में मानभट्ट जो हर्षचरित्र लिखता है उसमें बाराबंकी उत्तर प्रदेश आसिरगढ़ से प्राप्त ताम्र मुद्रा लेख, मोखरी वंश मुद्राओं, फैजाबाद से भिटोरा से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो मोखरी वंश के बारे में जो बाराबांकी उत्तर प्रदेश है वहाँ से, और मोखरी वंशी मुद्रा जो फैजाबाद के भिटोरा से मिला है उससे मोखरी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इस वंश का हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सेब वर्मा, अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा, देखिए ग्रह मैंने वर्धन बोल दिया था उस समय गलती से, ग्रह वर्मा। ठीक है। ग्रह वर्मा जो रहता है इसी से राजश्री का विवाह होता है जो कि प्रभाकर वर्धन की पुत्री है। ठीक है। और जब कन्नौज पे चढ़ाई करता है गौर नरेश शशांक तो ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है। ठीक है। तो इसका साला जो रहता है कौन तो राजवर्धन, ठीक है, वो जाता है अपनी बहन को भी बचाने के लिए, और फिर जो जा करके जब जाता है तो कन्नौज को तो जीतता है, लेकिन उसके बाद जा करके छल से गौर नरेश जो कि बंगाल का शासक है शशांक, ठीक है, उसने इसकी हत्या कर दी थी राजवर्धन। तो एक बहुत बड़ा जटिल समस्या आ गया कि राजा की ही हत्या कर दी गई, किसके द्वारा तो बंगाल का शासक उस समय कौन था तो शशांक, गौर नरेश शशांक के माध्यम से, ठीक है, उसके द्वारा ग्रह वर्मा की भी हत्या की गई। और आगे चल करके राजवर्धन जो इसका भाई, इसका तो इसे साला लगेगा, ठीक है, और चूंकि इसकी पत्नी राजश्री है याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस वंश का हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सब वर्मा, अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा आदि शासक हुए। बस इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। मोखरी शासक ग्रह वर्मा 600 से 605 ईस्वी के आसपास विवाह थानेश्वर के पुष्पभूति वंश के वर्धन वंश के प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री या हर्षवर्धन की बहन के साथ हुआ था। ठीक है। तो आगे चल करके जब इसको कैद कर लिया जाता है तो किसी तरीका से इसकी बहन राजश्री वहाँ से भाग निकलती है और सती होने जा रही होती है, और इधर इसका भाई जो राजवर्धन है, बड़ा भाई हर्षवर्धन का, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो अब हर्षवर्धन आएगा, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे बैठेगा। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा राजवर्धन के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राजवर्धन थानेश्वर के राज सिंहासन पे बैठा। उसी समय उसको समाचार मिला कि बंगाल का जो नरेश है, शासक है शशांक, और मालवा का शासक जो है देवगुप्त, जो मिल करके कन्नौज पे आक्रमण कर लिया है। और कन्नौज पे वहाँ पे शासक कौन था तो ग्रह वर्मा, ठीक है, मोखरी वंश का। तो ग्रह वर्मन की हत्या कर राजश्री को कैद कर लिया था। किसने तो मालवा का शासक देवगुप्त और गौर नरेश शशांक, यह बंगाल का नरेश था। इस घटना की सूचना पाकर राजवर्धन कन्नौज की सुरक्षा के लिए जाता है, जो कि यूपी में है। उसने देवगुप्त की सेना को पराजित किया, ठीक है, परंतु आगे चल करके शशांक ने इसके साथ क्या किया, विश्वासघात करके इसको हत्या कर दी। किसका तो राजवर्धन का, जो कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई है, यानी प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र का। अब सत्ता में कौन आएगा तो छोटा भाई हर्षवर्धन, ठीक है। अब देखिए यहां से थोड़ा सा समझिएगा, यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कहानी देखिए अगर आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा तो इस टॉपिक से निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन आएंगे, और इस बार तो 5-6 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है अच्छे से समझिएगा, ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन लेंगे, और आज का क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, हो सकता है पूरा 1.5 घंटा का चल सकता है। तो थोड़ा सा अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। अगर सबसे प्रतापी शासक के बारे में अगर पूछेगा पुष्पभूति वंश का तो वो था हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के समय पुष्पभूति वंश की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन सबसे अगर प्रतापी शासक के बारे में अगर पूछ दे तो हर्षवर्धन ही बताइएगा पुष्पभूति वंश का। और
पुष्यभूति जो है वो स्वयं वर्धन वंश का संस्थापक है, ये भी याद रखिएगा। हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ था और वह प्रभाकर वर्धन और यशोमती उसकी माता का नाम, अगर पूछेगा हर्षवर्धन की माता का क्या नाम था, यशोमती, ठीक है। हर्षवर्धन का बड़ा भाई का नाम था राजवर्धन, याद रखना है। राजवर्धन की हत्या के पश्चात 606 ईस्वी में, कई बार पूछेगा हर्षवर्धन किस सदी का शासक बना उत्तर भारत का, तो 7वीं सदी में। 606 ईस्वी से 16 वर्ष की अवस्था में, मात्र उस समय हर्षवर्धन की आयु कितनी थी, तो 16 वर्ष थी। हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। सिंहासन ग्रहण करने के रूप में उभरना उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक था, यानी अब सामंत युग की शुरुआत हो चुकी थी। कन्नौज का क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में, यानी दो नदियों के बीच का एरिया जो होता है समतल मैदान, उसको दोआब का एरिया बोलते हैं। तो ये जो कन्नौज है वो गंगा और यमुना का दोआब है, यानी गंगा और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद है 7वीं सदी में कन्नौज उचित ढंग से किलाबंद की गई, क्योंकि वहाँ पे जो त्रिपक्षीय जो लड़ाई है, बंगाल के शासक, दक्षिण भारत का, और जो है यहाँ पे जो स्वयं है उत्तर भारत का जो शासक है थानेश्वर का, वो सब मिलके आपको पता होगा त्रिपक्षीय युद्ध होता है यहाँ पे। 7वीं सदी में कन्नौज की उचित ढंग से किलाबंदी की गई। हर्ष के शासनकाल का आरंभिक इतिहास जो कार हैं बाणभट्ट, जो हर्ष चरित्र लिखे हैं, उससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। चीनी यात्री जो वेनसांग है, इन्हीं के दरबार में आया था, ठीक है। 629 ईस्वी में चला था और 636 ईस्वी के आसपास वो यहाँ पे पहुंचा था। चीनी यात्री वेनसांग ईसा की 7वीं सदी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष तक भारत में, कहीं कहीं 14 वर्ष भी लिखा रहता है, 15 या 14 जो भी मिले, कोई एक ही रहेगा, तो ऑप्शन में सही मार दीजिएगा। वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन की सेना में 60,000 हाथी और 1 लाख घुड़सवार थे। हर्ष सूर्य शुरुआती दौर में हर्ष सूर्य और शिव का उपासक था, यानी सूर्य की पूजा करता था, यानी हिंदू धर्म को फॉलो करता था शुरुआती दौर में। वेनसांग के अनुसार हर्ष ने स्वयं को राजपुत्र कहा और अपना नाम शिलादित्य रखा। तो कई बार पूछेगा कि शिलादित्य या अन्य नाम हर्षवर्धन का क्या था, तो शिलादित्य याद रखिएगा। राजपुत्र कहा और शिलादित्य अपना नाम रखा था, किसने, तो हर्षवर्धन ने। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में जाना जाता है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। उसका राज कश्मीर को छोड़ करके, अगर पूरे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम भारत का नक्शा बना करके आपको दिखाएं, चलिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये पूरा भारत का मैप है, तो देखिए दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर तो वो हार गया था पुलकेशिन द्वितीय के साथ, और जम्मू कश्मीर जीता नहीं था। तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा, इस पे उसका अधिकार था। ये वाला जो पोर्शन है मिड में आपको दिख रहा है, ये हर्षवर्धन ये पूरे पे शासन कर रहा था, ठीक है। यहाँ तक कि नेपाल के भी बहुत सारे हिस्से थे जिस पे हर्षवर्धन का शासन हो रहा था, ठीक है। इसको सकल उत्तरापस्वामी की भी दर्जा दी गई, क्योंकि इसने उत्तर भारत का लगभग कश्मीर को छोड़ करके लगभग एरिया को विजिट किया था। ये अंतिम शासक है जिसने इतने बड़े क्षेत्र में शासन किया, ठीक है। चलिए, पूर्वी भारत में उसे शैव शासक से युद्ध करना पड़ा। दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय, जो बादामी या बातापी का चालुक्य है, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के साथ जब युद्ध हुआ तो उसमें इस युद्ध में हर्षवर्धन हार जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो उसके आगे मतलब चढ़ाई नहीं करते हैं, वहीं से लौट जाते हैं। और फिर आपको पता होगा नरसिंह वर्मन की भी लड़ाई होती है, किसके साथ, पुलकेशिन द्वितीय के साथ। फिर पुलकेशिन द्वितीय हार जाता है और नरसिंह वर्मन प्रथम जीत जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट शासक है। तो यहाँ पर जो है चालुक्य वंश के राजा बादामी या बातापी का जो चालुक्य है पुलकेशिन द्वितीय, उसके साथ हर्षवर्धन का युद्ध होता है। और इसके बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, किस अभिलेख में जो है हर्षवर्धन और राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच की युद्ध की चर्चा है, जिसमें हर्षवर्धन
पराजय होता है, हर्षवर्धन हार जाता है। तो एहोल अभिलेख याद रखिएगा। प्रशासनिक इकाई की बात करें तो हर्ष के समय में शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक तो है ही। राजा अपने देवीय उत्पत्ति में विश्वास करता है और राज प्रशासनिक सुविधा के लिए 4 भागों में बटा। सबसे ऊपर में राष्ट्र रहेगा, उसके नीचे भुक्ति जो कि राज हो गया, उसके नीचे जो अभी का जिला है वो विषय कहलाता था और विषय के अंदर ग्राम होते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ था। सबसे पहले राष्ट्र, जितना पूरा शासन हो रहा है वो राष्ट्र हो गया। जो भुक्ति थे जैसे अभी का राज हो गया, प्रांत हो गए। उसके नीचे जो जिला होता था उसको विषय कहा गया है और जिला के अंदर जो विषय के अंदर ग्राम होते थे, इस प्रकार से बटा हुआ था। ठीक है, आपको अधिकारी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछा था इस बार। हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र सनद के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई थी, यानी जो पदाधिकारी थे उसको जमीनें दी जाती थी। ठीक है, चीनी यात्री हुएनसांग ने बताया है कि हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में बंटता था। एक तो राजकाज के लिए जो खर्चा हुआ, दूसरा भाग जो धार्मिक कार्य के लिए होता था, तीसरा भाग सेना के लिए, चौथा लोगों के कल्याण के लिए। यानी 4 भागों में बांट करके ये जितना भी इनकम होता था उसको 4 भागों में बांट देता था और उसके माध्यम से खर्च किया जाता था। ठीक है, हर्षकालीन ताम्रपत्र केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। कर जो टैक्स लिए जाते थे वो 3 प्रकार के ही थे। सबसे पहला भाग है, दूसरा हिरण्य है, तीसरा बलि है। ये 3 प्रकार के कर जो हैं हर्ष के समय में लिए जाते थे, भाग, हिरण्य और बलि। भाग भूमि कर था जो राज्य की आय का मुख्य साधन था। मुख्य रूप से भाग के माध्यम से जो भी खेती करने लायक जमीनें होती थी तो उस पर जो वो टैक्स वसूली करता था शासक, उसको भाग कहा जाता था। और लगभग उपज का 6ठा हिस्सा, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, 1/6 भाग वो लेता था, शासक लेता था कर के रूप में। हिरण्य कहा जाता, ये नगद के रूप में लिया जाता था। संभवतः व्यापारी लोग इसको नगद के रूप में जो टैक्स देते थे उसको हिरण्य कहा जाता था। बलि के बारे में उतनी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन संभवतः यह एक प्रकार का धार्मिक कर रहा होगा। ठीक है, हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। अवंती क्या, युद्ध का अधिकारी और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी से भी आपको पता है क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे सिंहनाद सेनापति को कहा जाता था। कुंतल अश्व सेना जो घोड़ा वाला सेना है, घुड़सवार है, उसके प्रधान को कहा जाता था। स्कंदगुप्त हस्त हाथी के सेना का प्रधान होता था स्कंदगुप्त। सामंत महाराज नगर प्रशासन का प्रमुख होता था। नगर प्रशासन का प्रमुख कौन होता था, सामंत या महाराज हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक उम्मीद करते समझ गए होंगे। हुएनसांग जो कि हौ से हर्षवर्धन, हौ से हुएनसांग, याद रखिएगा। ठीक है, हुएनसांग के अनुसार, चूंकि इस समय आया है, चीनी यात्री है और उसने ग्रंथ लिखा है, ठीक है, CU की, जिसके बारे में भारत के बारे में विशेष रूप से चर्चा किया गया है। इसको जो है शाक्य मुनि के रूप में भी जो है माना गया है। शाक्य जो और ये तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा गया हुएनसांग को, आप लोग को पता होगा। हुएनसांग के अनुसार देश के कानून में अपराध के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था थी। ठीक है, हुएनसांग हर्ष की सेना को चतुरंगनी सेना कहता था, चूंकि 4 भागों में थी, घोड़ा वाला, हाथी वाला, पैदल, ठीक है, और रथ, तो इसलिए चतुरंगनी सेना कहता था। हर्ष की 2 तांबे की मुद्राएं नालंदा और सोनीपत से प्राप्त हुई है। सोनीपत की मुद्रा पर शिव के वाहन नंदी का चित्रण है। नालंदा की मुद्रा पर श्री हर्ष नाम लिखा हुआ है हर्षवर्धन का। ये पूछ सकता है कि नालंदा में जो मुद्रा मिला उस पे हर्षवर्धन का क्या नाम रखा गया था, तो श्री हर्ष, और उसे माहेश्वर, सार्वभौम और महाराजाधिराज की भी उपाधि दी गई है। किसको, माहेश्वर की उपाधि किसको मिली है, तो हर्षवर्धन को। सार्वभौम की उपाधि किसको मिली है, तो हर्षवर्धन को। तो ये सब याद रखिएगा। हुएनसांग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध के दांत को ला करके कन्नौज के निकट एक संघाराम में स्थापित किया था। नेपाल में हर्ष संवत 606 ईस्वी के प्रचलन अंशु बर्मन और उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना है कि नेपाल पर भी हर्ष का शासन था और 606 ईस्वी में उसने हर्ष संवत, जब वो गद्दी पे बैठा था तो हर्ष संवत की शुरुआत भी की थी। तो ये भी लाइन आप लोग को याद रखना है। हर्ष ने ओड जो कि उत्तरी उड़ीसा है,
उसके बाद कोंगोड़ा जो कि दक्षिणी उड़ीसा है का गंजाम जिला और कलिंग, इस पे भी विजय प्राप्त किया था। इन विजयों के पश्चात उत्तर भारत का यह स्वामी बन गया था और इसको सकलोत्तर पथ नाथ की उपाधि दी गई थी। सकलोत्तर पथ स्वामी या सकलोत्तर पथ नाथ की उपाधि किसको दी गई थी? तो हर्षवर्धन को दी गई थी। ह्वेनसांग का विवरण क्या है? हर्ष के शासनकाल का महत्व जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग के भ्रमण से लेकर के है। वह 629 ईस्वी में चीन से चला था और अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए भारत पहुंचा था। ठीक है, इसने नालंदा महाविद्यालय में अनेक वर्षों तक अध्ययन किया था और उस समय नालंदा महाविहार के जो कह सकते हैं कुलपति थे, वाइस चांसलर, वो शीलभद्र थे। याद रखिएगा, ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर हर्ष ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और उक्त चीनी विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय पाटलिपुत्र और वैशाली पतन की अवस्था की ओर थे और ये दो जगह मेन रूप से शासन करने लगेगा। चूंकि इसकी पत्नी इसकी बहन जो राजश्री रहती है उसके पति की हत्या कर दी गई है। कन्नौज खाली था तो कन्नौज पे भी ये नियंत्रण करता है और कन्नौज पे अपनी बहन को बैठाता है और स्वयं थानेसर की गद्दी पे बैठता है। यानी दोनों जगह का नियंत्रण इसके पास आ चुका था हर्षवर्धन, यानी दोनों भाई बहन मिल करके शासन कर रहे थे इस समय। ठीक है, ह्वेनसांग शूद्रों को कृषक कहा है और इस यात्री में मेहतर, चंडाल आदि अछूतों का वर्णन किया गया है। वे गांव के बाहर रहते थे और लहसुन प्याज खाते थे, ऐसा उन्होंने लिखा है। चीन में दूत भेजने वाले शासक कौन थे? भारतीय शासक जिसने चीन में उस समय अपने राजदूतों को भेजा था। पहला है हर्षवर्धन जो कि पुष्पभूति वंश का है, दूसरा नरसिंह द्वितीय जो कि पल्लव वंश का है, यशोवर्मन जो कि कन्नौज का नरेश रहता है, कलोतुंग जो कि चोल वंश का शासक रहता है। इन लोगों ने अपने राजदूतों को चीन उस समकालीन यानी 7वीं सदी में भेजा था। ठीक है, अब है बौद्ध धर्म और नालंदा। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। सबसे विख्यात केंद्र नालंदा उस समय बौद्ध का शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध धर्म की शिक्षा या बौद्ध दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते थे। चीन से भी बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु थे वो आते थे, जहां बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षित करने के लिए एक बड़ा विश्वविद्यालय जो कि बन चुका था। कहा गया है कि इस महाविहार में लगभग 10,000 छात्र थे जो कि विभिन्न देशों से आते थे और जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु ही थे। खास करके यहाँ पे महायान संप्रदाय, अगर पूछेगा हर्षवर्धन किस संप्रदाय को मानता था बौद्ध धर्म में भी, तो महायान। महायान क्या होते हैं? एक होता है हीनयान, एक होता है महायान। महायान गौतम बुद्ध को महान के रूप में, भगवान के रूप में देखता है, मूर्ति पूजा करता है। ठीक है, जबकि हीनयान एक साधु, तपस्वी, सन्यासी के रूप में गौतम बुद्ध को देखता है और वह मूर्ति पूजा के खिलाफ होता है। तो ये अंतर होता है। जिन्हें महायान संप्रदाय को बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। एक अन्य चीनी यात्री इत्सिंग, ये भी पूछेगा इत्सिंग कब आया था, तो 670 ईस्वी में नालंदा आया और उसके अनुसार इस महाविहार में 3000 भिक्षु रहते थे। इत्सिंग बोला 3000 ही, लेकिन जो ह्वेनसांग बोला था वो 10,000 के बारे में बोला था। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के भरण पोषण के लिए 100 गांवों को हर्षवर्धन ने राजस्व के रूप में दिए हुए था, जबकि इत्सिंग बोलता है कि 200 गांवों को दिया गया था। हर्ष की धार्मिक नीति जो है सहिष्णु है, सहनशील है। वह आरंभिक जीवन में शैव था, शिव धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था, शिव का उपासक था, सूर्य की उपासना करता था। धीरे धीरे वह बौद्ध धर्म में आता है और महायान जो सिद्धांत हैं उसको वो प्रचार करता है। शास्त्रार्थ का आरंभ भी है जो है ह्वेनसांग के ही ह्वेनसांग ने किया था। अब देखिए, प्रभाव से उसने महायान के सिद्धांतों का प्रचार के लिए कन्नौज में एक विशाल सम्मेलन किसके द्वारा करवाया गया था, तो हर्षवर्धन के द्वारा। और शास्त्रार्थ के लिए ह्वेनसांग यहाँ पे करता है शास्त्रार्थ। कन्नौज के बाद उसने प्रयाग में वहाँ सम्मेलन किया और जो कुंभ का मेला लगता है ना, उसकी शुरुआत भी हर्षवर्धन के द्वारा ही प्रयागराज में किया गया था, जहाँ हर्ष ने अपने शरीर के वस्त्रों को छोड़कर सभी वस्तुओं को दान कर दिया था। यानी ये भी अशोक की तरह ही दानी है, बौद्ध धर्म में सारा कुछ दान कर देता है। बाणभट्ट ने अपने आश्रयदाता के आरंभिक जीवन का चाटुकारितापूर्ण, आश्रयदाता कौन है? हर्षवर्धन। तो हर्षचरित में उसने चाटुकारितापूर्ण तरीके से हर्षचरित नामक पुस्तक में जो है हर्ष की चाटुकारिता की है। ठीक है, हर्ष को 3
जो हर्ष का मेन रूप से 3 नाटक है जो कि हर्ष वर्धन ने स्वयं लिखा है, वो है रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका। ठीक है, ये 3 जो है नाटक कौन कौन, तो नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने स्वयं लिखा था, एक अच्छा साहित्यकार भी है। ठीक है, हर्षवर्धन। तो कुल मिलाकर के हर्षवर्धन चैप्टर से इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इस बात का फुल गारंटी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे, जिससे कि आपका हर्षवर्धन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस बात का फुल गारंटी। जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, इस बात का फुल गारंटी। ठीक है, अभी भी आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। ठीक है, अगर आप इस 1.5 महीने को सही ढंग से यूटिलाइज कर लेते हैं, सारे कंटेंट में वीडियो जो भी पढ़े हैं, दक्षिण भारत हो, विजयनगर साम्राज्य हो, हम्पी साम्राज्य हो, भक्ति आंदोलन हो, सब आप एनालिसिस कीजिए। अभी आपके बीपीएससी के साइट पे भी सारा क्वेश्चन 11, 12 के पढ़े हुए हैं, उसको डाउनलोड कीजिए हिस्ट्री का, और देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उस चैप्टर को अच्छे से अध्ययन कीजिए। ऑलरेडी हमारे पीडीएफ में वही टॉपिक को आपको कराया गया है, वॉल्यूम 1 में भी देखा होगा, वॉल्यूम 2 में भी है, विजयनगर साम्राज्य, हम्पी साम्राज्य, भक्ति आंदोलन, ये सारे जो भी टॉपिक हैं, ठीक है, अच्छे से कीजिए। दक्षिण भारत का इतिहास, अगर ये सब अगर आप करके जाइएगा तो कहीं कोई दिक्कत होगा ही नहीं, कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप बना ही लीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बात की जानकारी होगी तभी जाकर के आप बेहतर कर सकते हैं। चलिए, अभी आपका ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका गुप्तोत्तर का पहला क्लास है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके थ्योरी में मैं इतने अच्छे से आपको बता देता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग स्वयं जो है बनाइए अब। ठीक है, हमने सारा थ्योरी में बता दिया है। चलिए, आप लोग स्वयं तेजी से आंसर लिखते जाइए, आप लोग तेजी से बताते चलिए क्या आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए, ये आप एचएम हो, चाहे आप प्राइमरी टीचर हो, चाहे प्रशासनिक सेवा हो, क्वेश्चन सभी जगह से पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसको पढ़ते रहिए। एचएम के लिए भी है, हाँ, केवल आपका टीचिंग एप्टीट्यूड अलग होता है। चलिए, इसको अच्छे से बनाइए। क्या होगा, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आदित्य वर्धन किया था, बिल्कुल गलत। पुष्पभूति वर्धन, अभी तुरंत हमने चर्चा किया था, थानेश्वर का जो वर्धन वंश है वो पुष्पभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है, और पुष्पभूति वर्धन ने इसकी स्थापना की थी। यह क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। तो चलिए, कदम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो याद रखना, ये रट्टा लगा लीजिए, वैजयंती या वनवासी को उसने अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, कदम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था, उसने वैजयंती या वनवासी को, इसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया, तो एक आध ठो क्वेश्चन
कहीं कहीं से पूछ दिए जाते हैं, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? बताइए। तो अभी तुरंत हमने ये चैप्टर ही पढ़ा है, तो अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अंतिम बौद्ध राजा भी वही है, क्या नाम है उसका? तो हर्षवर्धन, जो कि एक महान विद्वान और लेखक भी है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तुरंत हमने बताया था हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए, ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया है, ठीक है। अभी तुरंत हमने चर्चा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में 606 से 645 647 का शासन पीरियड है इसका, तो कौन आएगा बताइए इसके शासनकाल में? 629 में चीन से चला था, 636 के आसपास पहुंचता है, कौन है वो? तो वेनसांग। वो कौन सा शासक है? ठीक है, सॉरी, हर्षवर्धन के समय में कौन आता है चीनी यात्री? वेनसांग। कौन आता है? तो याद रखिएगा वेनसांग। हॉ फॉर हर्षवर्धन, हॉ फॉर वेनसांग, ठीक है, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? अभी तुरंत हमने बताया था, पुलकेशिन द्वितीय को पहले पराजित किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने। और पुलकेशिन द्वितीय को भी चालुक्य शासक ने, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को भी जो है पल्लव शासक ने पराजित किया था। उसका क्या नाम था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या नाम था उसका? तो नरसिंह वर्मन प्रथम, याद रखिएगा। देखिए, हर्षवर्धन को हराया पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वेनसांग सबसे पहले आया हर्षवर्धन के यहाँ। जब हर्षवर्धन को हराता तो ये पहुंच जाता है दौड़ के किसके पास? पुलकेशिन द्वितीय के पास। कौन? वेनसांग। फिर जब वेनसांग जब देखता है कि पुलकेशिन द्वितीय को भी इसने हरा दिया था नरसिंह वर्मन प्रथम, तो इसके दरबार में पहुंच गया था, नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में भी, और फिर उसके बाद वो चीन लौट जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया? ये पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो याद रखना है, तो वो द्वितीय अशोक, चूंकि बौद्ध धर्म में सारा कुछ समर्पित करने वाला व्यक्ति एक तो अशोक है ही, दूसरा व्यक्ति आपको देखा ही आपने कि केवल वस्त्र छोड़ करके इसने सारा कुछ दान दे दिया बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो हर्षवर्धन द्वितीय अशोक के रूप में इसी को कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाणभट्ट किस सम्राट का राज दरबारी कवि था? बाणभट्ट, चलिए बताइए, आप लोग स्वयं बताइएगा। अरे भाई 7 का 8 का बताओ, अब 8 का। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बिल्कुल 8 का भी हर्षवर्धन। बाणभट्ट किसके दरबार में था? तो हर्षवर्धन, जो कि थानेसर में रहता है बाणभट्ट। चलिए, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध होता है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? हमने अभी थ्योरी पढ़ाया था, उसमें एक अभिलेख की चर्चा की थी। वो अभिलेख कौन सा है? तो एहोल अभिलेख। वह कौन सा अभिलेख है? तो याद रखिएगा, वो अभिलेख कौन सा है? तो एहोल अभिलेख में हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय, हमने बताया नर्मदा नदी के तट पे पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच में युद्ध होता है। इसकी चर्चा एहोल अभिलेख में है, और इस युद्ध में हर्षवर्धन पराजित होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रतापशील हुन हरिन केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधि
अभी तुरंत जब हमने थ्योरी पढ़ाया था तो उसमें इस बात की चर्चा की थी। हुन हरिन केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधि किसको दिया गया था? याद कीजिए, अभी तुरंत बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका आंसर? नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन। बिल्कुल गलत जवाब। नरवर्धन कहाँ से होगा? प्रभाकर वर्धन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रभाकर वर्धन को कहा गया था ना। सब आप लोग भूल जाते हैं, सारा मिला दीजिएगा, ठीक है, चौपट कर दीजिएगा। कितने अच्छे से हमने बताया था, जो कि हिरण के मतलब जो हून है हरिण के समान है, उसके सामने सिंह के समान कौन है? तो प्रभाकर वर्धन, याद रखिएगा, जो कि हर्षवर्धन का पिताश्री हैं। चलिए, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित किया था? तो इसने स्थानांतरित करके कन्नौज लाया था। चूंकि इसका जो बहन है, इसकी जो बहन है राजश्री, उसका पति जो ग्रह बर्मन है वो यहीं पे शासन करता था, लेकिन बंगाल का शासक के द्वारा वो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो बाद में कन्नौज और थानेश्वर दोनों, तो याद रखिएगा अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो कन्नौज। चूँकि कन्नौज उस समय बहुत अच्छा केंद्र के रूप में, भारत का सेंटर के रूप, वहाँ से दक्षिण भारत और मध्य भारत और उत्तर भारत सब पे कंट्रोल किया जा सकता था, इसीलिए इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित कर ली थी। किसने? तो हर्षवर्धन ने। शकलोत्तरपथनाथ किसे कहा गया है? तो हमने आपको बताया था, क्योंकि इसने उत्तर के मैक्सिमम प्रांतों को जीत लिया था, उत्तर भारत के। किसने? तो हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने जीत लिया था, केवल कश्मीर को छोड़कर, तो इसीलिए इसको कहा गया है शकलोत्तरपथनाथ। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो याद रखिएगा, वेनसांग हर्षवर्धन को ही शिलादित्य की उपाधि देता, और इसने स्वयं ही अपनी उपाधि शिलादित्य नाम रखा था हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग में पुनर्गठन किसने किया था? तो जब गुप्त वंश समाप्त होता है तो उत्तर भारत को पुनर्गठित करने का काम हर्षवर्धन ने किया था, इसीलिए शकलोत्तरपथनाथ की उपाधि दी गई थी। किसको? तो हर्षवर्धन को दी गई थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को कोई दिक्कत अब नहीं होगा हर्षवर्धन चैप्टर में। चलिए, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? अभी तुरंत हमने बताया था शशांक। गौर नरेश शशांक से ही युद्ध होता है। आगे चल करके शशांक की हत्या हर्षवर्धन के द्वारा की जाती है, क्योंकि इसने इसके बहनोई और साथ साथ इसके बड़े भाई की हत्या की थी। किसने? तो शशांक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के तट पर या किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो अभी तुरंत हमने चर्चा किया था, उस नदी का नाम था नर्मदा नदी। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी के तट पर। चलिए, एहोल अभिलेख में इस बात की चर्चा है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत, जो कि कन्नौज था, जिसपे पाल वंश के शासक, बंगाल के शासक, दक्षिण राष्ट्रकूट, चालुक्य, ये सभी लोग चाहते थे कि उस पर कब्जा करना, तो महत्वपूर्ण शहर कन्नौज ही था। ठीक है, कन्नौज, चूंकि कन्नौज के पे शासन जो करेगा वो पूरे भारत पे शासक बन सकता था, तो कन्नौज जो है वो उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शहर के रूप में उस समय उभरा था। चलिए नेक्स्ट, हर्ष की जीवनी किसमें लिखी गई है? तो बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित में। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? तो बाणभट्ट में हर्षचरित जो बाणभट्ट ने लिखी है, बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी है, उसमें हर्षवर्धन की जीवनी को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में? कहाँ करता था? तो आपको पता होगा, प्रयाग में वो करता था। कहाँ पे करता था? और प्रयाग में जो आपका कुंभ का मेला का शुरुआत है वो भी इसी के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में किया करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा, यह थानेश्वर हरियाणा में था। थानेश्वर कहाँ है?
तो हरियाणा में। थानेसर कहाँ है? तो हरियाणा में है। थानेसर कहाँ है? तो हरियाणा में है। याद रखिएगा, चर्चा हमने कर दिया है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हमने बताया था मौखरी नरेश ग्रह वर्मा जो है उसके साथ हुआ था। मौखरी नरेश जो कि गया में पड़ता है जगह मौखरी, उसके नरेश ग्रह वर्मा थे, उससे विवाह राजश्री का हुआ था। तो याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के अग्रज जो कि बड़े भाई हैं राजवर्धन द्वितीय, राजवर्धन प्रथम, उससे पहले भी एक शासक थे, तो राजवर्धन द्वितीय हत्या किसने की थी? तो अभी तुरंत हमने बताया था कि गौर नरेश जो शशांक था उसने इसकी हत्या छलपूर्वक कर दी थी। तो याद रखिएगा, गौर नरेश शशांक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्षवर्धन की शुरुआत की थी किस उपलक्ष्य में? क्योंकि इसका राज्यारोहण हुआ था, तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इसने जो है 606 ईस्वी में जो है हर्ष संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तेजी से आप लोग बनाते चलिए। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? तो अभी तुरंत हमने बताया था हर्षवर्धन ने ये काम किया था। सारा कुछ आपका थ्योरी में ही हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं आ रहा होगा और आप लोग स्वयं बना ले रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा मैं तेजी से करवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था उत्तर प्रदेश में कन्नौज स्थित है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जबकि थानेसर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, थानेसर जो स्थित है वो हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेन-सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा था? तो सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध स्थल उस समय मथुरा हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था? तो मथुरा हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था? तो मथुरा हुआ करता था। याद रखिएगा। उसके बाद कवि बाणभट्ट निवासी था। ठीक है, कहाँ का निवासी था? तो ये प्रॉपर थानेसर का ही निवासी था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा थानेसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नागनंद की रचना, नागनंद रत्नावली प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन ने स्वयं किया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नागनंद के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। कहाँ पे किया? कन्नौज व प्रयाग में। तो बिल्कुल सही है, कन्नौज व प्रयाग में इसने किया था। 2 जो सम्मेलन है उसको। ठीक है, नागनंद रत्नावली और प्रियदर्शिका किसकी नाटक है, किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, ये तीनों हर्षवर्धन की रचना है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जर। ठीक है, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? बिल्कुल सही जवाब है सी, हर्षवर्धन ने पराजित किया था। आज भी भारत में वेन-सांग को याद करने का मुख्य कारण क्या? बताइए। अभी बताया था हमने सी युकी की रचना, जिसमें कि भारत के बारे में बताया गया है। सी युकी भारत के बारे में लिखा गया वेन-सांग के द्वारा किताब है जिसमें भारत के बारे में लिखा गया है। सी युके जो लिखा गया है सी युकी, इस कारण से जो है वेन-सांग को याद किया जाता है, जो कि भारत की समकालीन परिस्थिति का अच्छे से विश्लेषण अपने किताब में किया है। सी युकी। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? अभी तुरंत हमने बताया चालुक्य का था, वातापी या बादामी का चालुक्य, जो कि पूर्वी चालुक्य को कहा जाता है। वातापी या बादामी का चालुक्य, उसने ही जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह, अब देखिए ये हर्षवर्धन की पुत्री है,
का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसका एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का क्या नाम था? तो याद रखिएगा ध्रुवसेन द्वितीय। उस वल्लभी नरेश जो गुजरात में पड़ता है वल्लभी, उस नरेश का क्या नाम था? तो ध्रुवसेन द्वितीय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्युंग के पास एक राजदूत भेजा था? ठीक है, 641 ईस्वी के आसपास कौन रहेगा? स्वाभाविक सी बात है हर्षवर्धन। इसी ने जो है चीन के शासक ताई त्युंग के पास अपने राजदूत को भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है? तो उस चीनी यात्री का नाम है, राजदूत का नाम है वांग वेन से। वांग वेन से, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि, ऐसे शाक्य मुनि तो गौतम बुद्ध को कहा गया है, लेकिन वर्तमान शाक्य मुनि की उपाधि दी गई है, यानी यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। किसको? तो याद रखिएगा वेनसांग को। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भी आया है, यात्रियों का राजकुमार किसको कहा गया है? तो वेनसांग को कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो लगभग दे रहा है तो 14 से 15 साल के बीच में रहता है, तो लगभग 14 मिल रहा है, इसीलिए 14 डाल दीजिएगा। 15 देगा तो 15 भी मार सकते हैं, दोनों कोई एक ही देगा। ठीक है, याद रखिएगा। वेनसांग के समानार्थ मतलब सम्मान में महायान धर्म के प्रचार के लिए हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में किया था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेनसांग के समानार्थ सम्मान में। ठीक है, तो दो ही जगह करता है वेनसांग, एक कन्नौज में करता है और एक प्रयागराज में। तो वेनसांग के सम्मान के लिए कन्नौज में ही करता है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कन्नौज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको? अभी तुरंत हमने बताया प्रयाग में कुंभ मेला की शुरुआत किसने किया है? तो हर्षवर्धन ने ही किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका? तो अभी तुरंत हमने बताया था पुलकेशिन द्वितीय ने ये काम किया था, नर्मदा नदी के तट पे हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे? तो वह शासक है हर्षवर्धन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? तो बाणभट्ट तो था ही, कालिदास बिल्कुल नहीं होगा चूंकि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में थे। भर्तृहरि भी था, ये कालिदास जो है संबंधित नहीं है हर्षवर्धन के समकालीन। ठीक है, कथन है हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। बिल्कुल सही, ये जो पहले से गुप्त काल में चला आ रहा था सामंती व्यवस्था, उसी को इसने चलाया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन की प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया था। तो ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए। एसर्शन रीजन दोनों सही है, रिसर्च जो है आपका रीजन एसर्शन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कौन सही सुमेलित है? अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। सिंहनाद महासेनापति को कहा जाता है, ये पूछा भी था, सेनापति को क्या कहा जाता था? तो कुंतल सेनापति जो अश्व सेना था उसके सेनापति, यानी ये सही सभी सही हैं। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो तीनों सही सुमेलित है। अवंती हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री को कहा गया, सिंहनाद महासेनापति होते थे और कुंतल सेनापति होते थे अश्व सेना के। ये तीनों आपके सही है, इसलिए सभी सुमेलित हैं। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं और उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी होते हैं? यह बात वेनसांग ने ही बताया है। ठीक है, तो वेनसांग याद रखिएगा। अग्रहार का अर्थ है तो गुप्तोत्तर काल में अग्रहार ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि जो अनुदान के स्वरूप में ब्राह्मणों को दिया जाता था
उसको अग्रहार कहा जाता था, तो याद रखिएगा। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था तो खेत की सिंचाई के लिए, ठीक है। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का क्या अर्थ है? जलाशय की भूमि, जंगली भूमि, चारागाह की भूमि। तो इसको चारागाह की भूमि को क्या कहा गया है? एरी पत्ती कहा जाता था, ठीक है। हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? तो 1/6 से 1/10 तक, 1/6 से लेकर के 1/10 तक, ठीक है, याद रखिएगा। मौखरी शासक की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर। तो अभी तुरंत हमने बताया था कहाँ था, तो कन्नौज। मौखरी शासक ग्रह बर्मन कन्नौज में ही शासन करता था, तो कन्नौज, याद रखिएगा। चलिए, ये आंसर आपको दिए गए हैं लास्ट में पीपीटी में। पूरे क्वेश्चन हमने आपको अच्छे से समझा दिया, लगभग 50 क्वेश्चन हमने कराए, ठीक है। तो आप लोग बस थ्योरी पढ़ के अच्छे से ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 11-12 में निश्चित रूप से 2-3 क्वेश्चन फिर आपके एग्जाम में हर्षवर्धन का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग दक्षिण भारत का जो है विजयनगर साम्राज्य वगैरह, हम्पी साम्राज्य, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं भक्ति आंदोलन से रिलेटेड। तो ये सब टॉपिक मुझे लगता है कि आपको फिर से एक बार रिवाइज कर दिया जाए। बाद बाकी ऑलरेडी हमने आपको कंटेंट में पढ़ा रखा है, आप लोग रिवाइज करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। बस जितने भी वीडियो हैं उसको बार बार देखिए। रही बात एचएम वाले लोग परेशान नहीं हो, थ्योरी यही सब है। हाँ, केवल टीचिंग एप्टीट्यूड मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, बाद बाकी जितने भी टॉपिक हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सब का सेम है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जो प्रशासनिक सेवा में है वो भी सबका सिलेबस सेम है, इसलिए परेशान होना बिल्कुल नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स ये सब पढ़ते रहिए, सबके लिए उतना ही सिलेबस, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, और जो चीज़ पढ़ाएं बार बार पढ़िए, भरोसा रखिए, ठीक है। सबसे ज़रूरी होता है भरोसा। अगर आपने हम पे भरोसा किया है तो आप उतना करके जाइए। रिजल्ट नहीं बनेगा, मेरा नंबर लिखा हुआ है, 2-4 गाली फ़ोन करके दे दीजिएगा, ठीक है। इतना तक मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पहले भरोसा कीजिए, जितना कह रहा हूँ उतना कीजिए, नहीं कीजिएगा बाद में पश्चाताप होगा, ठीक है। अपने हिसाब से मत चलिए, हम लोग के पास भी अनुभव है, पता है क्या क्या पढ़ना है आपको, कहाँ से और किस तरीक़ा से आपका रिजल्ट बनेगा। उन टॉपिकों को मैं नहीं छेड़ता हूँ, मुझे पता है कि वो टॉपिक हो सकता है आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। 90% संभावना, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक बार पूछा फिर वो 10 साल बाद बीपीएससी पूछेगा, तो उन सब टॉपिक को टच करना नहीं करना बात बराबर की बात होती है, ठीक है। तो जो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाया हूँ उसी पे फोकस कीजिए, बार बार पढ़िए। और एनसीईआरटी जो आपके 9-10 का है, हमने आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव सेशन ले रहा हूँ, लगातार उसको करवा दूंगा। बाकी कंटेंट में सारे जितने भी वीडियो हैं उसी पे फोकस कीजिए। थ्योरी से ही क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पूछेगा सेम टू सेम, जान लीजिए। इससे रिलेटेड थ्योरी, जो थ्योरी हमने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए। तो थ्योरी पर विशेष फोकस कीजिए, ऑब्जेक्टिव लास्ट में प्रैक्टिस के लिए है। देखा, आपने देखा होगा कि जब हमने थ्योरी पढ़ा दिया तो आप ऑब्जेक्टिव का आंसर लगभग स्वयं 2-4 क्वेश्चन को छोड़ करके स्वयं आप दे रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम पोर्शन थ्योरी से ही कवर हो जाता है और रटने की भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसे क्या होगा, रटिएगा, टिक लगाइएगा, वहाँ आगे पीछे दूसरा वाला आंसर तीसरा में लग जाएगा, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाता है वहाँ। तो रटिए नहीं, ऑब्जेक्टिव रटने का चीज़ नहीं है। पहले थ्योरी पढ़िए, बनाइए। कई लोग बोलते हैं कि सर आंसर क्यों नहीं नीचे लिख देते हैं, ठीक है। सारा काम कर ही देंगे तो दिमाग पे जोर ही नहीं पड़ेगा, और दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा तो आप सोच ही नहीं पाइएगा। और एग्जाम में सोचने के लिए आपके लिए पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए। आप पहले से सोचिएगा नहीं क्वेश्चन के हिसाब से तो आप गलत बना के आ जाइएगा। तो बात को समझिए और अच्छे से रिवाइज करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।